साल से गरीबी के नारे सुने हैं। मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं। गरीबों के लिए कुछ करना, उनकी जिंदगी में बदलाव लाना, इसका मैंने बीड़ा उठाया है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई मजदूरों की ये रोटियां और खून से लथपथ लाशों को देखकर भी अगर आपका दिल नहीं पसीजता है तो माफ करिएगा, आप अब इंसान कहलाने के हकदार नहीं हैं। आपके अंदर की इंसानियत केवल एक पार्टी, एक व्यक्ति और एक विचारधारा की गुलाम हो चुकी है। इसलिए अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आप मानवता को पूरी तरह त्याग चुके हैं। औरंगाबाद में 16 मजदूरों की जो ट्रेन से कटकर मौत हुई, मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन उससे जुड़ी हुई दो अन्य खबरों पर भी बात करता हूं, क्योंकि ये तीनों खबरें आपको बताएंगी कि भारत में गरीबों और मजदूरों की क्या स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस हैं दीपक गुप्ता, जिनका कल ही रिटायरमेंट हुआ है। रिटायरमेंट के समय इन्होंने कहा कि अमीरों की मुट्ठी में कैद है कानून और न्याय व्यवस्था। तीसरी खबर पर मैं बात करूंगा। स्विट्जरलैंड में एक स्कूल है ली रोजी स्कूल, जिसको विश्व का सबसे महंगा स्कूल माना जाता है। भारतीय मूल के एक खरबपति हैं पंकज ओसवाल। इनकी बेटी इसी स्कूल में पढ़ा करती थी, लेकिन वो अवसाद में चली गई। वजह यह थी कि उसको उसके क्लास के लोग, क्योंकि 56 देशों के तमाम सारे रईसजादे, राजा महारानियों के बेटे उसमें पढ़ा करते हैं, वो लोग उसको इंडियंस कह करके, भारतीय कह करके चिढ़ाते थे। इस वजह से वो लड़की अवसाद में चली गई। अब बात करते हैं जस्टिस दीपक गुप्ता के बयान की। उन्होंने कहा कि अमीरों की मुट्ठी में कैद है कानून और न्याय व्यवस्था। जज साहब, अकेली कानून और न्याय व्यवस्था ही नहीं, बल्कि शासन प्रशासन और सत्ता में बैठे हुए लोग भी अमीरों की मुट्ठी के गुलाम बन चुके हैं। यही वजह है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे शासन प्रशासन हो, चाहे विभिन्न सरकारें, कोई भी इस समय मजदूरों की समस्याएं न सुन रहा है न समझ रहा। अब बात उस खबर की जिस खबर को लेकर के मोदी सरकार, शिवराज सिंह चौहान सरकार और गोदी मीडिया घड़ियाली आंसू बहा रहा है। खबर यह है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अपने घर जाने के लिए निकले तमाम मजदूरों को थकावट के कारण नींद आ गई और वो रेलवे ट्रैक पर ही सो गए। सुबह 4 बजे के लगभग एक मालगाड़ी वहां से गुजरी और उसने 16 मजदूरों को रौंद दिया। रेलवे ट्रैक पर बिखरा हुआ सामान और रोटियां उस दर्दनाक दास्तान को बयां कर रहे हैं कि किस आस में मजदूर अपने घरों से निकले होंगे। सबसे पहला सवाल तो ये, तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप के बीच में आखिर इन सारी घटनाओं का गुनहगार कौन है? एक साथ 16 मजदूरों की मौत हो गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दिया। शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि हम मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए देंगे। लेकिन सवाल ये कि तमाम सारे वो मजदूर जो साइकिल से यात्रा करते हुए, पैदल निकलते हुए हार्ट अटैक के कारण या अन्य दुर्घटनाओं में मारे गए, उनकी मौत का असली गुनहगार और जिम्मेदार कौन है? उनकी राज्य सरकारें, जिन्होंने उन मजदूरों से फॉर्म भी भरवा लिए, रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, लेकिन किसी भी मजदूर को यह नहीं बताया कि आखिर हम तुम्हें घर लेकर के कब जाएंगे। मैं नेशनल जनमत के माध्यम से लगातार इस बात पर सवाल उठाता रहा हूं कि भले ही आप मजदूरों को 7 दिन बाद का समय दीजिए, 10 दिन बाद का समय दीजिए, लेकिन झुंझुना मत पकड़ाइए। मजदूरों को जब रजिस्ट्रेशन करवाए 7 या 8 दिन से ज्यादा बीत रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं चल पाता कि मेरे लिए ट्रेन कब आएगी, मुझे किस बस से जाना होगा, कब जाना होगा। उनके लिए एक एक मिनट वहां फंसे होना भारी पड़ रहा है। इसी वजह से ये मजदूर अपने घर जाने की आस में पैदल ही निकल जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत तमाम सारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये दिखावे वाली अपील कर रहे हैं कि मजदूरों को हम सकुशल घर वापस लाएंगे। मेरा उनसे अनुरोध है कि वो पैदल ना निकलें। लेकिन मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, यही बड़ा सवाल है, आखिर वो लोग कब तक धैर्य रखें, कब तक अपने घर जाने के लिए पैदल ना निकलें? क्योंकि आपकी तरफ से ना उनका फोन रिसीव होता है, ना उनको बताया जाता है कि उनको अपने घर कब तक पहुंचाया जाएगा। 8 मई को अकेले 16 मजदूरों की औरंगाबाद में मौत ही नहीं हुई। इसके अलावा मध्य प्रदेश के राजगढ़ से खबर आई कि उदनखेड़ी एक टोल टैक्स है, उसके पास गुजरात के पालघर से पैदल आ रहे मजदूरों के जत्थे में से एक मजदूर श्रीकांत साहनी की मौत हो गई। दतिया में, मध्य प्रदेश में ही झांसी बॉर्डर के पास सिकंदरा बैरियर पर महाराष्ट्र की बोरीवली से
पैदल चल के आए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर निवासी एक मजदूर की मौत हो गई। 8 मई की खबर, महाराष्ट्र से ट्रक में छिपकर उत्तर प्रदेश आ रहे 24 मजदूरों का झांसी के पास एक्सीडेंट हो गया। 20 बुरी तरीके से घायल हो गए। छतरपुर के रहने वाले मजदूर उत्तर प्रदेश के मथुरा से निकले थे। 7 मजदूरों की मौत हो गई। ये खबर 8 मई से पहले की है। 27 मार्च को हैदराबाद में 8 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। 1 अप्रैल को हरियाणा के गुरुग्राम में 5 मजदूरों की मौत। 28 मार्च को बिहार के भागलपुर में 4 मजदूरों की मौत। 28 मार्च को गुजरात के वापी में 2 मजदूरों की मौत। 29 मार्च को हरियाणा के कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस पर 4 मजदूरों की मौत। 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 3 मजदूरों की मौत। 28 मार्च को मुंबई के विरार में 4 मजदूरों की मौत। 30 अप्रैल को बिहार में 2 मजदूरों की मौत। ये वो आंकड़े हैं जो सोशल मीडिया पर देखने से मिल जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा तमाम सारे वो आंकड़े हैं जो देखने को नसीब नहीं होते। एक खबर और आप लोगों की निगाह में पड़ी होगी। छत्तीसगढ़ जा रहे थे मजदूर साइकिल से, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे घायल हो गए, लेकिन पति पत्नी दोनों की मौत हो गई उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। इसके अलावा शोधकर्ताओं का एक ग्रुप है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता और चुनिंदा प्रोफेसर जुड़े हुए हैं। इन लोगों ने एक सर्वे किया और सर्वे में बताया कि 19 मार्च से लेकर 2 मई के बीच 338 मौतें इसी लॉकडाउन के कारण हुई है। अगर विभिन्न इन रिपोर्ट्स को देखा जाए तो तकरीबन 500 लोगों की मौत अकेलेपन, भूख, आर्थिक तंगी, सड़क दुर्घटनाओं और पैदल चलने के कारण हुई है। अगर पूरे देश का आंकड़ा देखा जाए तो कोरोना से मरने वालों की संख्या 1895 है। इन दोनों आंकड़ों की अगर हम तुलना करते हैं तो देश में जितनी मौतें कोरोना संक्रमण के कारण हुई है उसमें से 27% से ज्यादा मौतें मजदूरों की सड़क दुर्घटनाओं या अन्य किसी कारण से हो चुकी है। तो सवाल फिर से वही उठता है कि कोरोना के संक्रमण के कारण मजदूरों की मौत की खबरें इक्का दुक्का ही आपको सुनने को मिली होंगी, लेकिन उस कोरोना संक्रमण से बचाने के चक्कर में आपने सैकड़ों मजदूरों को काल के गाल में समा दिया, इसलिए क्योंकि उनको आपने अपने घर से दूर रखा, उनकी रोजी रोटी छीन ली, उनके पास ठीक ढंग से खाना भी नहीं पहुंच पा रहा था। अपनी किरकिरी और वोट बैंक बचाने के लिए जब आपने उन मजदूरों को भरोसा दिलाया कि अब हम आपको आपके घर तक पहुंचा देंगे, अभी भी आप तारीख नहीं बता पा रहे हैं, समय नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर उन मजदूरों को कितने दिन बाद जहां वो फंसे हुए हैं वहां से उनके घर तक लाया जाएगा। ये गोदी मीडिया के लोग जो तमाम सारे कनेक्शन से जोड़ जोड़ करके पाकिस्तान और चीन की बात करते हैं, इन गोदी मीडिया के लोगों को दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं आया कि ट्रंप फरवरी में जिन 3 शहरों में गए उन 3 शहरों में कोरोना वायरस का संक्रमण सबसे ज्यादा है। एक एंगल तो ढूंढ लेते, भले ये बेवकूफी का एंगल है, तो गोदी मीडिया कौन से समझदारी के विषयों पर चर्चा कराती है? जब बेवकूफी के विषयों पर चर्चा करानी है तो इस विषय पर भी चर्चा करा लीजिए, लेकिन शायद आपकी हिम्मत नहीं है। लेकिन मैं बता देता हूं, ट्रंप फरवरी में 3 शहरों में गए थे। अहमदाबाद, जहां इस समय 4500 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं। 4500 वो आंकड़ा है जितना आंकड़ा भारत के तमाम सारे राज्यों में भी नहीं है। दिल्ली गए हुए थे, दिल्ली में 4900 से ज्यादा केस रजिस्टर किए गए हैं। आगरा गए थे, आगरा में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा केस आगरा में ही है, जहां 700 से ज्यादा मरीज कोरोना संक्रमित हैं। तो एक एंगल क्यों नहीं बनता है? क्यों नहीं ये सोचा जा सकता है कि वो अमेरिका जहां सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, ट्रंप उस अमेरिका को जिसको विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति माना जाता है, वहां पर कोरोना के संक्रमण रोक नहीं पा रहे हैं। उस अमेरिका के लोग अगर भारत आए थे फरवरी में, जिस समय कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था, तो क्यों नहीं इस एंगल से सोचने की जरूरत है। लेकिन गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ट्रंप अकेले नहीं आए थे, उनके साथ इन गोदी मीडिया के पप्पा भी आए थे। इन तमाम सारे मजदूरों की मौत का गुनहगार जितना सत्ता पक्ष और गोदी मीडिया है उतना ही विपक्ष है। इस समय तो आप लोगों के पास बहाना है कि देश में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, ऐसे में हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। लेकिन जिस समय देश में लॉकडाउन की स्थिति नहीं थी उस समय में भी आप लोग अपने घरों में लॉकडाउन बनाए हुए थे, क्योंकि विपक्ष से जुड़े हुए तमाम सारे नेताओं ने सड़कों पर उतरना बंद कर दिया है। मजदूरों की समस्याओं के लिए तो उतर ही नहीं सकते। अब चूंकि 16 मजदूरों की मौत की खबर आई, मीडिया ने भी इस खबर को दिखाना शुरू किया, तो तमाम सारे विपक्षी दलों के नेताओं ने ट्वीट करके अपना काम चला लिया और इसकी कड़े शब्दों में निंदा कर दी। कम से कम सोनिया गांधी और तेजस्वी यादव ने तो अपनी तरफ से मजदूरों के टिकट का पैसा देने का ऑफर दे दिया था, लेकिन बाकी विपक्षी दलों की क्या?
क्या आपकी जिम्मेदारी केवल ट्विटर तक सीमित रहने की है? यही वजह है कि सरकार लगातार तानाशाही और तानाशाही बनती चली जा रही है। यही वजह है कि आप लोगों के पुरजोर विरोध न करने की वजह से तमाम सारी सरकारों ने बड़ी खामोशी के साथ मजदूरों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जो श्रम कानून बने थे उनमें संशोधन कर दिया और इतनी ज्यादा ढील दे दी कि 1000 दिन यानी कि तकरीबन 3 साल तक मजदूरों की स्थिति बंधुआ मजदूर से ज्यादा नहीं रह गई है। अब बात स्विट्जरलैंड की खबर की कि आखिर स्विट्जरलैंड की खबर का इस पूरे घटनाक्रम से क्या लेना देना। भारतीय मूल के खरबपति पंकज ओसवाल की बेटी अगर सिर्फ इस कारण से अवसाद में जा सकती है कि लोग वहां उसको इंडियंस कह करके चिढ़ाते थे, तो देश की स्थिति ये सोचने की जरूरत है कि भारत में जो जाति व्यवस्था है, जो कास्ट सिस्टम है, उसके हिसाब से भारत में मजदूर और वंचित वर्ग के लोग एक क्लास नहीं है बल्कि देश की कुछ चुनिंदा जातियों से आते हैं। तो आप सोचिए, जिन लोगों को खरबपति पंकज ओसवाल की खबर सुन करके कष्ट हो रहा है, वो सोचिए कि भारत में इस तरह का भेदभाव तकरीबन हर स्कूलों में देखा जाता है। इसलिए क्योंकि वहां पर पैमाना अमीरी गरीबी नहीं होती है, वहां पैमाना जाति होती है। जब आप किसी बच्चे को जाति को लेकर के बार बार टारगेट करते हैं, फिर आप उसके बाद उम्मीद करते हैं कि इस लड़के को बिना आरक्षण के दोनों में बराबर स्तर का कंपटीशन कराना चाहिए और जो रेस में आगे निकल जाए उसको हम विजेता मान लें। कैसे संभव है? इसलिए क्योंकि इस देश में जन्म होते ही एक बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है और दूसरे बच्चे को लगातार स्कूल के गुरजन से लेकर के तमाम सारे लोग डिमोरलाइज करते रहते हैं। यही वजह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और तमाम सारे लोगों ने, जिन लोगों ने उस समय संविधान की परिकल्पना तैयार की थी, उन लोगों ने सोचा था कि देश में कुछ तबका ऐसा है जिसके पास पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं है, इसलिए इस तबके को बराबरी पर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी। लेकिन आज के दौर में सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम सारी सरकारें कोरोना काल में भी अपनी नीयत से बाज नहीं आ रही हैं और कोरोना काल में भी धीरे धीरे उनको मजबूती देने के, आरक्षण को खत्म करने की साजिश कर रही हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। मैं इसी तरीके से तमाम सारे मुद्दे आपके सामने लेकर के आता रहूंगा।